ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा था कि कोई भी आपको एक देखो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उसका ऑर्डर कैसे निकालते हैं, उसका डिग्री कैसे निकालते हैं। ये हो गया फर्स्ट एक्सरसाइज। आफ्टर दैट व्हाट वी डिड, हमने देखा कि अगर कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और कोई उसका सलूशन दिया है, तो हाउ डू वी वेरीफाई कि दैट सलूशन इज ए बेसिकली पर्टिकुलर आर जनरल सलूशन ऑफ ए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक्सरसाइज नंबर 2 में कर लिया। इन एक्सरसाइज नंबर 3 we had been given some equations या some general solutions या some word problem which basically help you to create a general solution and then you are asked to find out differential equation। अभी तक ये हो चुका, हमारा कवर हो चुका है। अब जो आगे का पार्ट है इसमें what you will be given कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा आपको, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा और आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको फाइंड आउट करना रहेगा कि इसका आपका जनरल सलूशन या फॉर ए सर्टेन कंडीशन इसका पर्टिकुलर सलूशन क्या होगा। तो दिस इज द मोस्ट ट्रिकीस्ट पार्ट आई वुड से, कि यही सबसे अब ट्रिकी पार्ट शुरू हो रहा है इसमें, जिसमें आपको डिफरेंशियल इक्वेशन से आपको जनरल सलूशन निकालना है। तो पहला चीज़ ध्यान से सुनो, हमारे जो सिलेबस में है एज पर क्लास 12th, ये तुम्हारा केवल हमने ऑर्डर और डिग्री को समझा था अच्छे से, तो केवल फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ऐसा कोई डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री है, केवल ऐसे इक्वेशंस का सलूशन हमारे सिलेबस में है। तो हेडिंग डाल लीजिए मेथड्स ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। तो हमारे कोर्स में केवल फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, केवल यही हमारे सिलेबस में है। ठीक है, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं, कंडीशन को, इसी को हमें सॉल्व करना आना चाहिए। तो इसेंशली आपका जो ब्रॉड लेवल पे देखा जाए आपके 3 मेथड्स हैं, उसको आप यहीं पे चार्ट आउट कर लीजिए। इसको सबसे पहला जो मेथड होता है इसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। कुछ कैटेगरी के ऐसे होते हैं, उसको मैं सेपरेट नहीं लिख रहा हूं, उसको मैं यहीं पे क्लब कर दे रहा हूं, उसको बोलते हैं रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। जैसे हमने क्लास 10th में पढ़ा था होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा था, उसके बाद एक पढ़ा था कि रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन, याद है ना, 1/x + 1/y। इन ए सिमिलर मैनर सम डिफरेंशियल इक्वेशन विल लुक लाइक ये किसी और कैटेगरी का है, लेकिन उसमें कुछ एजम्पशन लेके वी कन्वर्ट इनटू वेरिएबल सेपरेबल। इज इट क्लियर? दिस इज योर वेरिएबल सेपरेबल। जो सेकंड है, सेकंड को हम बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नया चीज है, इसको ध्यान से देखिएगा। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ये एक नया पार्ट है। इसमें सबसे पहले हम लोग होमोजेनियस फंक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये सीखेंगे। और थर्ड जो होता है एक नई कैटेगरी का है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड होता है। क्लियर? और एक कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है बर्नौली, होता है बर्नौली इक्वेशन। वो दैट इज अगेन, वो बर्नौली करके लिख लो, बर्नौली इक्वेशन दैट इज अगेन बेसिकली ए डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशन जिसमें कुछ हम सब्स्टिट्यूशन करके वी कन्वर्ट इनटू लीनियर। तो आपके जेई मेंस या एडवांस में कहीं क्वेश्चन आएगा तो ज़्यादातर ये बर्नौली से पूछा जाता है, बर्नौली से या लीनियर से। ये 2 पार्ट को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है मैं बोलूँगा, और बर्नौली सबसे स्पेशल होता है।
तो ये ब्रॉड लेवल पे क्लासिफिकेशन हो गया। हमारी बुक में क्या किया गया है, फॉर ईच कैटेगरी वेरिएबल सेपरेबल का एक एक्सरसाइज है, होमोजीनियस का एक एक्सरसाइज है और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक एक्सरसाइज है। जो कि सबसे पहला वाला है वेरिएबल सेपरेबल, ये बहुत ही सिंपल मेथड है, इसको मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहला मेथड लिख लीजिए आप लोग, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। होमोजीनियस में भी रिड्यूसिबल होता है, रिड्यूसिबल सभी में होते हैं, रिड्यूसिबल सभी में होते हैं, ध्यान दीजिएगा, रिड्यूसिबल मेथड सभी में होते हैं। अब बर्नौली भी ऑल्सो दैट इज ऑल्सो रिड्यूसिबल, ये भी रिड्यूसिबल होता है। मतलब इसको हम लोग कुछ एजेंशन लेके कन्वर्ट करके इसमें हम कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड कैसे करते हैं, ठीक है। देखो वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड में सबसे पहले मैंने क्या बोला कि ये dy बाई डी एक्स ऑर्डर आपका 1 होना चाहिए और डिग्री 1 होना चाहिए ना, इसके ऊपर कोई पावर नहीं होना चाहिए। ये ऑर्डर 1 हो गया, डिग्री 1 हो गया। मान लेते हैं कोई फंक्शन लिखा है एफ एक्स वाई, मतलब कोई फंक्शन के अंदर वेरिएबल एक्स वाई लिखे गए हैं। तो हम लोग करते क्या है ना, इसको सेग्रीगेट करते हैं, एक्स वाले और वाई को सेग्रीगेट करने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम लोग कुछ ऐसा करते हैं कि ये दो सेपरेट फंक्शन में ब्रेक हो जाए, एफ एक्स अलग ब्रेक हो जाए और वाई अलग ब्रेक हो जाए। इज इट क्लियर? एफ एक्स आपका अलग से ब्रेक हो जाए एंड वाई अलग से ब्रेक हो जाए इन ए सेपरेट टू फंक्शन। तो व्हाट विल डू आफ्टर दिस, इसके बाद आप क्या करोगे, एफ एक्स इंटू डी एक्स एंड इधर आपका हो गया 1/gy dy। इसको एक नया फंक्शन में लिख देता हूँ, एच वाई लिख देता हूँ। तो एच वाई डी वाई इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स। तो आपने क्या किया, एक्स को एक तरफ ले गए, वाई को एक तरफ ले आए। इसके बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ एच वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस सी। नाउ दीज टू आर बेसिकली नॉर्मल इंटीग्रेशन, जो आपने इतनी इंटीग्रेशन में मेहनत की है, नाउ यू हैव टू चेक कि आपने वो इंटीग्रेशन कितना सीखा है। यहाँ पे अगर इंटीग्रेट आप कर लेते हो तो जो भी आपका आंसर आता है, मान लो इसको आता है, ये नया एक फंक्शन आता है कैपिटल एच वाई आता है, और ये आपका एक नया आता है, मान लो कैपिटल एफ एक्स आता है। तो ये जो फंक्शन हो गया, ये आपका क्या कहलाएगा, जनरल सॉल्यूशन। दिस विल बी कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? और अगर पूछा गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालिए, तो कोई कंडीशन दी रहेगी आपको, पर्टिकुलर कंडीशंस के लिए यू विल बी गिवन सम कंडीशन कि इस x के लिए ये y है, या इस y के लिए x है, या ये यहाँ से पास करता है, कुछ कंडीशन दी रहेगी। उसको आप x इज इक्वल टू दैट वैल्यू रख के y आप निकाल लीजिए एंड यू विल गेट कांस्टेंट। वंस यू नो द कांस्टेंट, पुट द कांस्टेंट हियर and you will be able to calculate particular solution with the help of general solution. Is it clear till now? किसी को कोई डाउट? देखो कर दे रहे हैं क्वेश्चन। dy by dx is equal to 1 minus cos x upon 1 plus cos x। तो ये 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन। तो ये ऐसे कर लो, पहले हो गया और ये प्लस सी हो जाएगा, समझ में आया? तो सिंपल तुम्हें इंटीग्रेट करना बेसिकली, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी। cos 2x का फॉर्मूला लगा लो, cos 2x का, तो क्या आ जाएगा ये, हाँ, तो बेसिकली हो जाएगा ये tan स्क्वायर x बाई 2, यही होगा।
और tan स्क्वायर को कन्वर्ट कर दो सेक स्क्वायर x बाई 2 -1 dx, तो y इक्वल टू हो गया tan x बाई 2 ट्वाइस और हो जाएगा -x प्लस c। क्लियर फर्स्ट क्वेश्चन? कोई और से बता दो जरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। थोड़ा बड़ा सा लिख रहा है, डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डरना नहीं है। हमको क्या करना है, x को एक तरफ ले जाओ, y को एक तरफ ले आओ। तो ये क्या हो जाएगा, देखो सेक स्क्वायर x tan y dx इज इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर y tan x dy। tan y उधर भेज दो, tan x इधर भेज दो, तो सेक स्क्वायर x डिवाइड बाई tan x dx माइनस सेक स्क्वायर y tan y dy। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, प्लस c आ गया। ये तो बहुत सिंपल है, डायरेक्टली दिख रहा है तुम लोग को, इतना तो चैंपियन हो चुके होंगे सब लोग। तो ये सिंपल हो गया, log tan x माइनस log tan y प्लस c। ठीक है, लेकिन आपको ऐसे आंसर नहीं दिखेगा, आप चेक करोगे तो आंसर ऐसे नहीं दिखेगा। जब भी log log आता है, ध्यान दो, तो इस कांस्टेंट को भी हम लोग जानते हो क्या मानते हैं, इसको भी हम log मान लेते हैं। देखो इसको भी log मान लो, log एक नया कांस्टेंट मान लो, log k मान लो। तो देखो क्या हो जाएगा, ये राइट साइड क्या हो जाएगा, ये log k अपॉन tan y, यस या नो। तो log tan इक्वल टू k tan y, तो क्या हो गया, ये tan x इज इक्वल टू k अपॉन tan y, tan x इंटू tan y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये कांस्टेंट है, प्लस माइनस कुछ भी रहेगा, k को कुछ चाहो तो k डैश लिख दो। तो ये आपका इक्वेशन हो गया, समझ में आ गया। तो जब भी log आएगा ना, तो जनरली यहाँ पे log नहीं लिखा जाता, ये हम लोग उसको किसी तरह कुछ एडजस्टमेंट करके ना उसको log बना देते हैं, कांस्टेंट को भी, और log को हटा देते हैं। हमेशा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इन द मोस्ट ऑफ द केसेस वी विल डू समथिंग लाइक दिस। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू पॉइंट 0, -2। मतलब एक ऐसा कर्व है जो 0, -2 से पास हो रहा है, करेक्ट। गिवन दैट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑन द कर्व, सपोज कोई एक पॉइंट है x, y ऑन दिस कर्व, तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट। इस पॉइंट में जो टेंजेंट होगा उसका स्लोप, तो स्लोप क्या होता है, यही चीज क्या होती है, dy बाई dx होती है। प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। इसका मतलब dy बाई dx इंटू y इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, मतलब ये इक्वल टू x के बराबर है। बस तो हो गया ये, y dy इज इक्वल टू x dx इंटीग्रेटिंग बोथ साइड प्लस c y स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई 2 प्लस c हो गया, यानी कि कर्व हो गया आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2c। इसको नया कांस्टेंट लिख दो, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस k। ये आपका हो गया जनरल इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे आपको कंडीशन दिया गया, ये कंडीशन का क्या मतलब है कि जब x की वैल्यू 0 होती है तो y की वैल्यू कितनी आती है, -2। तो यहाँ रख दो, -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 4।
तो योर आंसर, योर इक्वेशन विल बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये इक्वेशन क्या बन रही है देखो, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। किस इसका इक्वेशन है, कोई बताएगा? पहचान में आ रहा है कि नहीं है? हाइपरबोला है, लेकिन ये स्पेशल टाइप का हाइपरबोला है। इसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम है, a प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, आपका ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया, और ये आपका वाई स्क्वायर है, तो ये आपका कॉन्जुगेट साइड में है, वाई एक्सिस साइड में है। ठीक है नहीं? ये कुछ आपका ऐसे चलेगा, मतलब ये ऐसे हो गया और ऐसे हो गया। समझ में आ गया?